जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको द गुरु 0.2 पे। हम लोग करेंट सीरीज चला रहे हैं सुबह और शाम। सुबह में हम लोग ओवरऑल करंट अफेयर्स कर रहे हैं और शाम को सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो सुबह का करंट अफेयर्स में कल बजट ख़त्म हो चुका, आम बजट 2 वीडियो में इसे ख़त्म कर दिया गया। आज है उसका आर्थिक समीक्षा। चूँकि आर्थिक समीक्षा है जो पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है, पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। चूँकि बजट है जो बजट 2023-24 का पेश किया गया और बजट 2023-24 का पेश किया गया, और आम बजट आर्थिक समीक्षा है जो पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। ऐसे समझे अगर सटीक भाषा में, तो आर्थिक समीक्षा जो होता है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और एक वार्षिक रिपोर्ट है जो पिछले साल क्या हम लोग प्रगति किए, क्या क्या अचीव किए, उसका एक लेखा जोखा होता है। ये आर्थिक समीक्षा होता है। और बजट से इसलिए भिन्न है, बजट अगला वित्त वर्ष के लिए होता है और ये पीछे हम लोग क्या क्या अचीव किए उसके बारे में होता है। इससे आर्थिक समीक्षा भिन्न होता है। और आर्थिक समीक्षा भी एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन आर्थिक समीक्षा है जो 31 जनवरी को ही पेश कर दिया जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे, जैसे क्या क्या हम लोग पिछले वर्ष में कितना महंगाई रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या क्या रहा, कितना डेवलप हुआ, कृषि में क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या परिवर्तन हुआ, ये सभी पिछले वर्ष में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं, आर्थिक समीक्षा के बारे में। और तो चलिए इसका इतिहास को भी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 31 जनवरी 2023 को मतलब बजट पेश होता है 1 फरवरी को, और ये 31 जनवरी को पेश हुआ आर्थिक समीक्षा। तो आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2023 को पेश हुआ और 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 22-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अब आता है कि आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है, तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। और किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है आर्थिक समीक्षा, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो अभी कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। इसका इतिहास थोड़ा सा जान लीजिए। तो 1950-51 में भारत का आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था। सबसे पहले भारत की आर्थिक समीक्षा 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। ये हो गया इसका कुछ इतिहास आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार यहाँ पे भारत के जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ज़्यादा हम लोग पीछे 21-22 वाला नहीं देखेंगे, यहाँ 22-23 से देखिए। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि 7% और राजकोषीय घाटा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, राजकोषीय घाटा पूछ देता है। तो राजकोषीय घाटा 6.4% रहा। 2022-23 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एक यहाँ पे चार्ट बना के यहाँ पे दिया गया है, वही सब चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और पढ़ें, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चार्ट में भी देख के, न तो हम एक बार लास्ट में इसको समझा देंगे चार्ट को। चलिए यहाँ देखिए, विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा, विभिन्न राष्ट्र हैं और लक्षित वर्ष है। भारत मतलब कि निवल शून्य प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि वो कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहा है कि भारत है जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है 2070 तक। मतलब कि 2070 तक भारत क्या करेगा, जितना ही कार्बन को उत्सर्जन करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो जितना निकालेगा उतना अपना हटा भी देगा वहाँ से।
कार्बन को। ये भारत लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल का 2070 तक। चीन, रसिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब लक्ष्य 2060 तक रखे हैं। और टर्की 2053 तक ये कार्य कर लेगा। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब लक्ष्य रखे हैं। जो भी अधिकतर इसमें जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री रखे हैं 2050 तक कि 2050 तक हम यह प्राप्त कर लेंगे निवल शून्य प्रतिज्ञा, तो कार्बन न्यूट्रल का जो प्रतिज्ञा है जो लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी 2050 तक की लक्ष्य रखा है, और जर्मनी लक्ष्य रखा है 2045 तक। आगे इसमें VVI हो गया हम लोग का 2070 वाला। बस इसमें ये याद रखिएगा ज़्यादातर, ऐसे एक बार इसको भी देख लीजिएगा, बीच से भी अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि में देखेंगे तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में, औद्योगिक क्षेत्र में 4.1% का, और सेवाएं में 9.1% का वृद्धि हुआ है। सबसे ज़्यादा वृद्धि सेवा क्षेत्र में हुआ है 9.1% का, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले अधिक है। बाकी औद्योगिक क्षेत्र है वो इसमें ह्रास हुआ है, 4.1% हो गया। पिछले साल 10.3% था, इस बार 4.1% हो गया है। और सकल मूल्य वृद्धि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इस बार 3.5%। सबसे ज़्यादा सकल मूल्य वृद्धि तो सेवा क्षेत्र में इस बार 9.1%। आगे यहाँ पे एक टेबल बना कर दिया गया है विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान। तो देखते हैं हम लोग। तो वैक्सीन निर्माण में हम लोग टॉप पे हैं। वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान पहला है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान इसमें भी है। वैक्सीन निर्माण में भी पहला, दो पहिया और 3 पहिया निर्माण में भी पहला, और दूध उत्पादन में भी हम लोग पहला स्थान पे हैं। अच्छा, दूसरे स्थान पे क्या क्या में है? कच्चे इस्पात के उत्पादन करना हो या मोबाइल फ़ोन निर्माण करना हो, इसमें दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे कौन कौन में? अंडा उत्पादन में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, और फार्मा उद्योग में हम लोग तीसरे स्थान पे, मतलब दवा निर्माण वाला में भी तीसरे स्थान पे है। अच्छा, और चौथे स्थान पे यात्री गाड़ियों के निर्माण में हम लोग चौथे स्थान पे हैं पूरा विश्व में। रेलवे नेटवर्क में भी चौथे स्थान पे हैं। अच्छा, 5 में यहाँ पे कुछ में भी नहीं है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में 6ठे स्थान पे हम लोग पहुँच गए हैं। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे। विश्व व्यापार के हम लोग सर्विस निर्यात करने के मामले में 7वें स्थान पे हैं। मांस उत्पादन में 8वें स्थान पे, और विश्व व्यापार के सेवा आयात करते हैं हम लोग, उसमें 10वां पोजीशन पे हैं, और निर्यात करते हैं उसमें 7वें स्थान पे हैं। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट करके आप लोग वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं इसको, ताकि पूरा दिमाग में सेट हो जाए। आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांट कर दिया गया है। इस बार आर्थिक समीक्षा है वो 12 अध्याय में बांट दिया गया है इसको, और एक एक करके अध्याय 1 और 2 ऐसे कर करके हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 1 में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार। इसका हेडिंग है अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार। तो पूर्ण सुधार के बारे में देखते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। 23-24 में वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2 हो गई थी। शहरी बेरोजगारी दर 7.2 हो गया था 15 वर्ष तक के आयु के। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान क्या क्या लगाया गया है? तो एडीबी है वो लगाया है 7%,
एडीबी विकास दर का अनुमान लगाया है भारत के 7%। मूडी है वो 3% लगाया है। फिच है, फिंच लगाया है 7%। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है 6.9%। IMF देखिए इसको, इसका आंकड़ा आपको देता है। IMF द्वारा लगाया गया है 6.8%। RBI भी सेम लगाया है 6.8%। SBI भी लगाया है 6.8%। और OECD लगाया है 6.6%। तो यहाँ पे IMF और RBI दोनों सेम लगाया है और पूछता भी इसी का ज़्यादातर है 6.8%। एक इसका भी पूछ देता है वर्ल्ड बैंक का, तो 6.9%। और मूडी का 7%, फिच का भी 7%। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लगाया है 7% का। ठीक है, आगे देखिए। नोट है, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% लगाया गया है। इस जितना भी अभी हम लोग देखे एजेंसियां कि कितना उसका विकास दर सब लगाया है, उसमें एक औसत निकल के आया कि ओवरऑल औसत 6.9% के लगभग लगाया गया है सभी एजेंसियों के द्वारा भारत का विकास दर, औसत विकास दर। क्रय शक्ति क्षमता PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। द परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और बाजार मूल्य दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बाजार विनिमय दर में 5वीं और परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरी। ये था अध्याय पहला। अध्याय दूसरा देखिए क्या है। तो अध्याय दूसरा है भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। ये हेडिंग है, आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में भारत क्या है कि विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है भारत का। पिछला जो कोविड-19 का महामारी आया उसकी तुलना में अब हम लोग के अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए मजबूत आधार लेखा तैयार किया गया है। तीसरा अध्याय है राजकोषीय विकास राजस्व सुधार। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर में दमदार वृद्धि से संभव हुआ है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है, जो आप यहाँ पे टेबल यहाँ पे जो ग्राफ दिया है उसमें आप देख सकते हैं औसत मासिक GST संग्रह। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो 23 है इसमें देख सकते हैं 1.4 लाख करोड़ का बहुत ही बड़ा वृद्धि देखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति में भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगा, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP अनुपात है उसको दायरे में रखना संभव हो पाएगा। चौथा अध्याय क्या कहता है कि मौद्रिक प्रबंधन वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष है इसके लिए। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंच गया है और भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। आगे कह रहा है अध्याय 5 समझिए।
अध्याय 5 है कीमतें और मुद्रास्फीति, नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। यहाँ पे तो भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गया है। खुदरा महंगाई दर काफ़ी ऊंचा पहुंच गया है, जो 7.8% है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भारत का खुदरा महंगाई दर से भारत में ही बढ़ा है और पूरा दुनिया इससे प्रभावित है। पूरा दुनिया में ये खुदरा महंगाई दर से पूरा दुनिया जूझ रही है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती किया गया। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। ये सभी खुदरा महंगाई दर कैसे कम किया जाए, उसके लिए ये सभी प्रयासें की गई है भारत सरकार के द्वारा। अध्याय 6 में है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। इसमें जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। और बाल मृत्यु दर है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है। मतलब इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पे सुधार हुआ है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र के चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5% करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे आंकड़ा है, गरीबी से उबर गए हैं 41.5 करोड़ लोग इतना के बीच में। वित्तीय वर्ष 5-6 से लेके 19-20 के बीच में इतना 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं। यह रिपोर्ट आया है 2022 में। रिपोर्ट कौन जारी किया? यूएनडीपी जारी किया। रिपोर्ट का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके के 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दिया गया। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। ई श्रम पोर्टल का सत्यापन होता है आधार से। इसमें क्या था कि 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। आंकड़ा कितना है? 28.5 करोड़। कब तक क्या आंकड़ा है? तो 31 दिसंबर 2022 तक। अध्याय 7 में है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। टोटल अध्याय 12 है, तो अध्याय 7 तक आज हम लोग करेंगे और 8 से कोशिश करेंगे कल करने का, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो कल आर्थिक समीक्षा 8 से करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। तो 7 आज कर लेते हैं। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया है। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
और गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। यहाँ पे इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी, जो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। भारत अपने जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 45% कम कर देगा। यहाँ पे समझिए एक और अच्छी बात है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है, ताकि पर्यावरण के लिए जीवन शैली एक अच्छा हो, इसके लिए लाइफ जन आंदोलन शुरू किया गया है। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया था। इसे जारी करना एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। इसे जारी करने के लिए, इसे कैसे सत्यापन करना है उसके लिए वर्ष 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने का एक मिशन है भारत का, कि हम 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की भी इसके तहत शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2030 तक कम से कम 5 MMT बोले तो मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लिया जाएगा। 5 MMT का क्षमता विकसित कर लेगा 2030 तक भारत। आगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है और जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया, इन्हें मजबूत किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। आगे है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मीट्रिक टन, और जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है 1024 मीट्रिक टन, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद MP में है 609 मीट्रिक टन। और भारत में कुल वन है, उसमें टोटल है 7204 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक यहाँ पे है भारत में। आगे आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं। 53 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। जंगली बाघ जितना भी है पूरा विश्व में, उसका 75% इस 53 टाइगर रिजर्व में भारत में ही रहते हैं। 75%। देश के 17 टाइगर रिजर्व CA और TS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं
और देश को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार भी मिल चुका है। देश को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो दुगना कर दिया गया है यहाँ पे, इस टाइगर रिजर्व में इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला कि टाइगर की संख्या का दुगना हो गया। इसके लिए TX2 भी इसे दिया गया है। T/2 भी इसे बोलते हैं, कहीं कहीं TX2 भी बोलते हैं। तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और तेंदुआ है 12,852 तेंदुआ और 674 एशियाई शेर हैं यहाँ भारत में। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में। देखिए भारत में हाथी, तेंदुआ, एशियाई शेर, टाइगर सभी की संख्या लगभग सबसे ज़्यादा भारत में ही है। हाथियों की संख्या लगभग 60% से अधिक है सिर्फ भारत में। तो अध्याय 8 हम लोग करेंगे, और चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आर्थिक समीक्षा का जो अध्याय है टोटल दिया गया है 12 अध्याय, उसमें 8 से 12 कल हम लोग कर लेंगे और कल आर्थिक समीक्षा भी खत्म हो जाएगा 2 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे विदा लेते हैं और आज शाम को हम लोग मिलते हैं बिहार करेंट अफेयर्स में। ठीक है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सब जितना भी लिया गया है वो सब पेपर के कटिंग से लिया गया है, ताकि अब जो ट्रेंड चला है एग्ज़ाम पूछने का उसके अनुकूल बनाया गया है ये PDF एडुटेरिया द्वारा। तो ये इसीलिए आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप करिएगा ही और बेल आइकन भी दबा ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।